बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराने खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काजी। मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला नवाज शरीफ है या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालकर दुनिया के साथ तिजारती मामलात को बेहतर करना है और पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना है? लेकिन लगता यूँ है कि हुकूमत को FATF से ज़्यादा नवाज शरीफ की फिक्र लाहक है। ना हुकूमत को महंगाई की फिक्र है, ना बेरोजगारी की फिक्र है, ना इस बात की फिक्र है कि पाकिस्तान में कोई मुआशी या सियासी इस्तेहकाम लाया जाए, दुनिया को कोई अच्छा पैगाम दिया जाए, दुनिया के साथ तिजारती ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, मुल्क में सरमायाकारी हो, तिजारत बढ़े। लेकिन हुकूमत की सारी तवज्जो है अपने सियासी मुखालफिन की तरफ। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की वापसी को उनकी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ से मशरूत करने की बात की तो उसका भी मजाक उड़ाया जा रहा है। यानी जिनकी अपनी नौकरियों का कुछ अता पता नहीं कि वो कब तक रहनी है या कब तक नहीं रहनी, वो भी ये दावे कर रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आ जाए तो उनको सिक्योरिटी दी जाएगी। अब सिक्योरिटी की हालत ये है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने घुसकर पाकिस्तान के अंदर धमाका कर दिया, FATF को मजबूर कर दिया है कि वो ग्रे लिस्ट से हमारा नाम ना निकाले। अब नवाज शरीफ जेल काटने के लिए मुल्क वापस आए थे, जेल चले गए, उनकी जान खतरे में आ गई। हुकूमत को जब ये यकीन हो गया कि नवाज शरीफ नहीं बचेंगे तो उन्हें बाहर भेज दिया। अब हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाना चाहती है तो 100 बिस्मिल्लाह ले आए। हुकूमत को किसी ने नवाज शरीफ को वापस लाने से नहीं रोका, जो कानून के मुताबिक है उस पर अमल करें। लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान के असल मसाइल पर तो तवज्जो दे। अब हुकूमत ने ये दावे किए थे कि वो पाकिस्तान को FATF से निकाल लेंगे। पिछले 3 साल से खान साहब पाकिस्तान को FATF से निकलवा रहे हैं। अब पिछले 2.5-3 साल से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में फंसा हुआ है और ग्रे लिस्ट में होने की वजह से पाकिस्तान दुनिया के साथ अपने तजारती ताल्लुकात महदूद रखने पर मजबूर है। FATF ने 27 में से 26 शराइत पूरी होने के बावजूद पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से क्यों नहीं निकाला, तो उसकी वजह भी सामने आ गई है। और वजह यह कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट में शामिल 1373 दहशत गर्दों को उस तरह सजाएं नहीं दे सका जिस तरह दुनिया चाहती है कि हम उन्हें सजाएं दें। तो FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए 27 शराइत आयद की थी, जिनमें से हमने 26 पूरी कर ली है, जबकि 27वीं शर्त में 6 नुकात शामिल थे, जिसके तहत पाकिस्तान को सजा के निज़ाम को बेहतर बनाना है। और UNO के मुताबिक 1373 अफराद जिन्हें UNO दहशतगर्द करार दे चुका है, उन्हें सजाएं देना होगी। लेकिन पाकिस्तान इसमें कामयाब नहीं हो सका। तो अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान की तकरीबन 18 तंजीमों को, जिनका पाकिस्तान से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई कनेक्शन है, और उनको अक़वाम मुत्तहिदा दहशतगर्द तंजीमें करार दे चुका है। बल्कि बहुत सारी तंजीमों को तो पाकिस्तान खुद दहशतगर्द तंजीमें करार देकर कालादम करार दे चुका है, जिनमें कालादम तहरीक तालिबान, कालादम हक्कानी ग्रुप, जैश मोहम्मद, दाइश, अलकायदा, इस तरह की बहुत सी तंजीमें शामिल हैं। इन तंजीमों के बहुत से लोग गिरफ्तार हैं, उन्हें सजाएं भी सुनाई जा चुकी है। इसके बावजूद पाकिस्तान का नाम FATF से नहीं निकाला जा सका। FATF के इस फैसले से कुछ घंटे पहले लाहौर में एक होने वाले बम धमाके ने पूरी दुनिया की तवज्जो हमारी जान में मबजूल करा दी। अब यह धमाका एक कालादम जमात के सरबराह हाफिज सईद की रिहायशगाह के करीब हुआ। तो ये इतला तो मौजूद है कि धमाका भारतीय खुफिया एजेंसी ईरान ने कराया। मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया है, कहां से आया, कैसे हुआ, फाइनेंस कैसे हुआ। तो इस धमाके का जो मकसद है वो भी साफ जाहिर हो गया कि FATF की तवज्जो हाफिज सईद समेत कालादम तंजीमों की तरफ दिलाना था। बज़ाहिर राह ने एक बार फिर अपना मकसद हासिल कर लिया है। यानी भारत ने राह के जरिए, भारत की खुफिया तंजीम रॉ, उसने ये काम किया। तो भारत का मकसद ये था कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से ना निकल सके, सो नहीं निकल सका। हमें तो पूरी उम्मीद थी कि निकल जाएंगे, इतना काम हमने कर लिया, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, तंजीमों पर पाबंदी, लोग पकड़ लिए, सजाएं हुई। लेकिन इसके बावजूद UNO मुतमईन नहीं है। तो हाफिज सईद का नाम एक बार फिर सामने आने से FATF की निगाह में आ गया। तो ये है सिक्योरिटी जो आप नवाज शरीफ को देने की बात कर रहे हैं। इसी नुक्ते को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला बरकरार रखा हुआ। तो ये तमाम सिक्योरिटी इदारों का फेलियर है
अगर पाकिस्तान में सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती तो रॉ कभी अपना मकसद हासिल करने में कामयाब ना होती। अब पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे जो हमेशा कामयाब रहे हैं, ये पहला फेलियर उनका जो इस मौके पर जो जबकि FATF का एक इजलास होने वाला था उससे चंद घंटे पहले हुआ। तो अगर ये सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइटन होती तो पाकिस्तान के ऊपर ये जो FATF ने जो ग्रे लिस्ट में इसको रखा है शायद उसमें से निकल जाता। लेकिन जब हुकूमत की तवज्जो और बाकी लोगों की तवज्जो भी नवाज शरीफ पर है तो फिर ये जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी लैप्स हुआ है उसके बाद पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से कैसे। अब शेर रशीद इस मुल्क के वज़ीर दाखिला हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती है पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से। वो नवाज शरीफ को तो सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी का निज़ाम है वो आपके सामने है कि पाकिस्तान में किस तरह एक बम धमाका होता है और पाकिस्तान की इतनी मेहनत जो कि FATF से निकलने के लिए बज़ाहिर नजर आती थी कि की जा रही है, लेकिन वो नाकाम हो गई। क्योंकि वजह ये है कि जब वज़ीर दाखिला समेत तमाम लोगों की तवज्जो नवाज शरीफ पर है तो फिर ये सिक्योरिटी लैब्स इसी तरह होते हैं। नहीं है जो उसको सहूलत देता हो, इंसाफ का तकाना चाहिए। और कल जो उनकी बेटी ने बयान दिया उससे भी बात वाजे हो गई है कि वो बीमार नहीं है। यार बुलाए मुकम्मल सिक्योरिटी जेल में भी तो दी जा सकती है ना, वहाँ भी पूरा पहरा दे देंगे ना। मुजरिम है जेल में तो जाना है ना, रियायत दे देंगे, उसके घर को जेल बना देंगे। आए तो सही, हम पूरी और अगर ये हो गई तो हमारी इमरान खान की पूरी कोशिश है कि उनको वापस लाए। तो वज़ीर दाखिला साहब सिक्योरिटी देने पर तैयार है कि जी नवाज शरीफ वापस आए तो उनको सिक्योरिटी देंगे, उनको जेल में रखेंगे और पता नहीं क्या कुछ करेंगे। लेकिन जो असल काम है पाकिस्तान के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, दहशत गर्दों से बचाना, पाकिस्तान में हर शहरी का ये आईनी हक है कि उसकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, वो तहफ़्फ़ुज़ तो हो नहीं रहा। और आप एक ऐसे शख्स को जो कि पाकिस्तान से बाहर है उसको पाकिस्तान से बुलाकर उसकी जान को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये तमाम मामलात है सियासी। अली मोहम्मद खान वो भी गुफ्तगू कर रहे हैं, बहुत ही हम सीनियर रहनुमा हैं, तो अब वो इस हवाले से क्या कहते हैं जरा उनका मौका भी सुने। सोल्स, आप कोई पाकिस्तान की सरजमीन पे अल्लाह की करामत नहीं है कि आपके बगैर मुल्क नहीं चलेगा। इनके बगैर भी चलेगा, मेरे बगैर भी चलेगा, इमरान खान साहब के बगैर भी चलेगा, हम सब के बगैर भी चलेगा, क्योंकि ये 27 रमजान पे बना हुआ मुल्क अल्लाह ने इसकी जमानत दी है, कलमा तैयबा इसकी जमानत है। तो एक तो ये बात हो गई कि आपका नो कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान के आईन और अदलिया के खिलाफ। हालांकि आपको हालिया तारीख में हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अच्छी रिलीफ मिली है। मैं नहीं कहता इलीगल मिली है, कानून के मुताबिक मिली होंगी, लेकिन आपको रिलीफ मिली है, नंबर 1। नंबर 2, जो बहुत बड़ा सवालिया निशान है, दिस क्वेश्चन मार्क ऑन PMLN एंड इट्स पॉलिटिक्स एंड इट्स रेटोरिक, और उनकी इस चीज़ पे कि उनके अंदर अखलाकियात की लेवल कहाँ पे गिर चुकी है कि आज जो मरियम साहिबा ने खुद ये बात की है तो उन्होंने 1.5 साल से बना वो बयानिया धड़ाम से खुद नीचे गिरा दिया। इसका मतलब है कि 1.5 साल से मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तानी कौम, लेकिन उससे भी ज़्यादा अपने वोटर सपोर्टर को गलत फीड कर रही थी कि द मैन इज़ इल। आप एक गलत बयानिए पे पूरी कौम को आपने लगाया हुआ था। आज जो है बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि मियां साहब इज he feels threatened for his life, that's why he's not coming, या वो फेस नहीं कर सकते अदालत को, तो फिर बीमारी का बहाना क्यों बनाया। और इसमें मैंने कभी बीमारी पे सियासत नहीं की। एक नुक्ता सामने रखना चाहूंगा, मियां शहबाज शरीफ साहब अल्लाह उनको जिंदगी दे, हमारे अपोजिशन लीडर हैं, हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन रमज़ान में सहरी किए बगैर अचानक रातों रात पाकिस्तान से बाहर निकलना चाह कि उनको कोई हेल्थ इमरजेंसी है। रमज़ान भी गुजर गया, ईद उल फितर भी गुजर गई, ईद उल अज़हा आ रही है। कैन दे टेल मी कि पाकिस्तान के अस्पताल इतने गए गुजरे हैं कि अगर इमरजेंसी थी और लंदन नहीं जा सके बिकॉज ऑफ लीगल रीजंस, कैन यू स्पेसिफाई मोहम्मद मालिक अ सिंगल हॉस्पिटल वेयर मियां शहबाज शरीफ साहब हैज गॉन बिकॉज ऑफ इमरजेंसी। माशाल्लाह उनकी सेहत अच्छी है, अल्लाह उनको जिंदगी दे, क्योंकि 4 घंटे बिल्कुल खड़े बगैर पानी पिए स्पीच कर चुके हैं। इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग का बयानिया, दोनों बयानिए धड़ाम से नीचे जा चुके हैं। एक तो उन्होंने इस कौम से, मैं झूठ का लफ्ज़ नहीं बोलूंगा, मैं कहता हूं गलत बयानी की, आपने गलत बयानी की, कौम को एक गलत बयानी में 1.5 साल सच नहीं बोला। अब कोई इस बात को माने या ना माने, मगर ये तासुर पाया जाता है कि हर उस सियासतदान, जज या सहाफी की जान को खतरा लाक है जो ताकतवर हल्कों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अब नवाज शरीफ इस वक्त गए थे जब उनकी जिंदगी इस लेवल पर पहुंच गई थी जहां उनकी जान जा सकती थी। नवाज शरीफ चूंकि बड़े लीडर हैं तो इसका इल्जाम सीधा सीधा हुकूमत पर लगना था, इसलिए उन्हें जबरदस्ती बाहर भेज दिया गया।
अब वो इलाज के बाद ठीक है, पहले से बेहतर है, उन्हें बहुत सी बीमारियां हैं, उनका इलाज भी हो रहा है, लेकिन अब उस तरह उनकी जान खतरे में नहीं है जैसी पाकिस्तान से जाते हुए थी। तो क्या फिर वो अपने मुखालिफिन को ये मौका फराहम करें कि वो इंसाफ और कानून के नाम पर वापस आएं, जैसे वो पहले अपनी बीवी को बीमार हालत में छोड़कर आ गए थे और जेल चले गए थे, तो क्या दूसरी बार भी वापस आए और दूसरी बार ये मौका दें कि उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की जाए? तो ये सारी बातें उनके वोटर, सपोर्टर और कारकुनों को मालूम है कि नवाज शरीफ ने ना बीमारी के हवाले से कोई झूठ बोला है, ना मरियम नवाज गलत कह रही हैं। असल बात सिर्फ इतनी है कि हालात ऐसे नहीं है कि नवाज शरीफ वापस आए। अब जहाँ तक शहबाज शरीफ का ताल्लुक है, वो भी लंदन से अपना तिब्बी मुआयना करवाने जा रहे थे, हुकूमत ने उन्हें जाने से रोक दिया। तो अब क्या शहबाज शरीफ मसनूई तौर पर बीमार बन जाए? भाई तिब्बी मुआयने का मतलब ये नहीं होता कि कोई बीमारी बज़ाहिर है या वो इतने लाज़र है कि उनको जाना मजबूरी था। तो ये अच्छी बात है कि शहबाज शरीफ बीमारी का कोई ड्रामा नहीं कर रहे, वरना रोके जाने पर अगर वो ड्रामा शुरू कर देते तो फिर उन्हें हर हालत में बाहर भेजना पड़ता। और वज़ीर खजाना शौकत अजीज ने कहा है कि हुकूमत ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। तो नया टैक्स नहीं लगा, लेकिन मोबाइल की कॉल पर 75 पैसे फी मिनट हुकूमत टैक्स लेगी। अंडे और डेयरीज पर हुकूमत ने कोई टैक्स नहीं लगाया, लेकिन पोल्ट्री पर 10% टैक्स लेंगे। आटे पर टैक्स नहीं लगाया, मगर गंदम के ओवरटर्न पर टैक्स लगाया। अब हुकूमत कह रही है कि हमने टैक्स वापस ले लिया। तो एक तरफ हुकूमत कह रही है कि बजट गरीबों का है, और दूसरी तरफ सोने और चांदी पर टैक्स कम कर दिया। गरीबों का मसला आटा, चीनी, दाल, घी, तेल, ये सब गरीबों के मसाइल हैं। तो सवाल ये है कि क्या इनमें से कोई एक चीज भी सस्ती हुई है, या बजट के बाद कम से कम उसकी कीमत में इजाफा नहीं हुआ? तो ऐसा नहीं हुआ, कीमतों में इजाफे का तसलसल जारी है। अब हुकूमत ने यह ऐलान किया कि मोबाइल फोन पर 5 मिनट से ज्यादा बात करने पर 75 पैसे टैक्स लगेगा। बिजली, गैस और पेट्रोलियम के बाद खुरदरी तेल और घी की कीमतों में इजाफे की ऑफिशियल तैयारी भी कर ली गई है। यानी जो इजाफा हो चुका वो तो अपनी जगह, लेकिन 1 जुलाई से घी और खुरदरी तेल की कीमतों में 13 से 18 रुपए फी किलो इजाफा होगा। और घी की कीमतों में इजाफे की वजह फाइनेंस बिल में नए टैक्सेस का निफाज है। तो ये खत लिखा है पाकिस्तान बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म को कि अगर टैक्स वापस ना लिए तो 1 जुलाई से हम कीमतें बढ़ा देंगे, जबकि मुल्क में गैस का बहरान संगीन हो गया। उस तरफ आल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ये कहती है कि सिंध के साथ पंजाब और KPK में भी CNG स्टेशन बंद हो जाएंगे। तो बिलावल भुट्टो ने यह इल्जाम आयद किया है कि सिर्फ कराची के सनअतकारों के लिए गैस फराहमी बंद की जा रही है। कराची की सनअतों को सुई गैस की फराहमी रोककर मुल्क की मईशत पर ज़रब लगाई गई है। सिंध की 14 गैस फील्ड हैं और उसकी बहाली के मुबैना दावे के बाद भी कराची की सनअतों को गैस की फराहमी बंद करके मुल्क की बरामदात और सनअतकारों की साख को दाव पर लगा दिया गया। तो ये इल्जाम है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का। लेकिन वफाकी वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने ऐवान में बजट पर तकरीर की और उसमें उन्होंने ऐलान किया कि अब आटे और इससे बनी हुई अशिया पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि मोबाइल फोन की 5 मिनट से ज्यादा कॉल पर टैक्स लगेगा, लेकिन SMS और इंटरनेट पर कोई टैक्स नहीं होगा। IT फर्म पर टैक्स 0 कर दिया है। शौकत तरीन ने यह कहा जी कि दूध पर टैक्स खत्म कर दिया गया है, आटे और उससे मुतल्लिका मसनूआत पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन पोल्ट्री फीड पर टैक्स 17 से 10% कर दिया है। तो ये टैक्स थोड़ा कम होने से लगता यूं है कि चिकन सस्ता होगा। ज़राअत की तरक्की पर 25 अरब इजाफी खर्च करेंगे। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन भी बना रहे हैं। प्रॉपर्टी पर टैक्स की शरह 35 से कम करके 20% कर दी गई है, जबकि हुकूमत के मुताबिक टेक्सटाइल अशिया और मेडिकल मुलाजमीन पर भी यानी कि जो तनख्वाहें हैं उन पर टैक्स खत्म कर दिया गया। वज़ीर खजाना ने बजट तकरीर में ये कहा, तो वज़ीर खजाना ने अपनी बजट तकरीर में मोबाइल कॉल पर टैक्स लगाने का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि गलती से ये बात बजट में शामिल हो गई है और आज फिर से उन्हें ये ऐलान करना पड़ा है कि टैक्स लगेगा। तो फिर समझने वालों के लिए इतना समझना ही काफ़ी है कि बजट के पीछे कौन से ज़हन कार फरमा है। और ये बजट अगर वाकई गरीबों और आम लोगों का बजट है, जिनकी सबसे बड़ी तफरीह और कतारत का जरिया ही मोबाइल कॉल है, तो वो कॉल भी महंगी कर दी गई है, जबकि गरीबों के लिए सोने और चांदी पर टैक्स
17% से कम करके 1 से 3% कर दिया गया है। जैसे गरीबों ने बड़ा सोना और चांदी जमा कर रखा है तो अब जरा उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो बज़ाहिर लगता यूं है कि ये उमरा का बिल है, अशराफिया के लिए जो टैक्स में कमी की गई है। सोने की वैल्यू एडिशन पर 17% टैक्स था वो है, लेकिन अब जो ड्यूटी लगी थी वो कम कर दी गई है। तो आटे और इससे बनी अशिया पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया, ये एक अच्छी बात है। कम से कम इससे आटे की कीमत बढ़ेगी तो नहीं लेकिन कम नहीं होगी, क्योंकि आटे की कीमत ऑलरेडी 20 किलो थैले की 1200 रुपए हो चुकी है। तो जो फ्लोर मिल मालकान ने 2 दिन हड़ताल की, आज उन्होंने हड़ताल वापस ले ली कि हुकूमत ने टैक्स वापस ले लिया है, लेकिन जो कीमतें वो बढ़ा चुके हैं क्या वो वापस होगी? चीनी की कीमत बढ़ने के बाद आज तक वापस नहीं हुई, उसकी इंक्वायरी भी हो गई और सब कुछ हो गया, लेकिन चीनी आज भी महंगी बिक रही है। इसके अलावा हुकूमत ने ऐलान किया गाड़ियों के हवाले से कि 800 सीसी से 1000 सीसी तक गाड़ियों पर टैक्स कम कर दिया गया है। बजट में 800 सीसी पर कम किया था, लेकिन अब दोबारा उन्होंने कहा हमने 1000 सीसी से भी यानी 1000 सीसी तक की जो गाड़ी है उस पर भी टैक्स कम कर दिया गया। सरकारी मुलाजिम की आमदन पर टैक्स वापस ले लिया गया। तो नए माली साल में महसूलात का हदफ वो कहते हैं हमने 5800 अरब रखा है, इससे पहले 7200 का फिगर कहीं से सामने आ रहा था। तो ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने यह कहा कि हम टैक्स पेयर के साथ बातचीत करेंगे, उससे पकड़ेंगे नहीं, एक थर्ड पार्टी बनाएंगे जो कानूनी स्ट्रक्चर होगा और हम सिर्फ ऑडिट करेंगे। तो वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि डिस्काउंट रेट हमने 13% कर दिया था, टैरिफ बढ़ा दिए, इसका नतीजा ये हुआ कि ग्रोथ 2% पर आ गई और अब 5% पर है। सोने का उसका नतीजा ये हुआ कि ग्रोथ 2% पर आ गई, सोने पर सुहागा के कोविड की लहर आ गई और इसके बावजूद हमने दिलेराना फैसले किए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तरक्की के लिए इकदाम किए, ज़रूरी तरक्की के इकदाम किए। तो वज़ीर ख़ज़ाना ने जो आज तकरीर की उसमें जो मोटे मोटे पॉइंट है उसके मुताबिक मईशत जो है यानी ग्रोथ रेट वो 5% पर पहुंच गई है और उन्होंने कहा मुआशी पहिया नहीं चलेगा तो रोजगार पैदा नहीं होगी। ये बात तो वैसे सबको मालूम है कि मुआशी पहिया चलेगा तो रोजगार पैदा होंगे, तो यही तो हम रोज कहते हैं कि मुआशी पहिया चलाएं। तो वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी कहा कि ज़राअत के लिए वो 3 लाख तक बिला सूद कर्ज देंगे, जबकि कारोबार के लिए हर फर्द को 1 लाख से 5 लाख तक बिला सूद कर्ज लिया जाएगा। तो बड़ी लंबी तकरीर की जिसमें से मोटे मोटे नुकात हमने आपको बता दिए कि 12 मुख्तलिफ विद होल्डिंग टैक्स जो हुकूमत ने ख़त्म किए हैं उनमें दूध, दही और डेयरी मसनूआत जो है वो शामिल हैं और इसके अलावा मिडल मैन के प्रॉफिट मार्जिन को ख़त्म किया जा रहा है और 45 अरब रुपये की मराद जो है वो इंडस्ट्री को दी जा रही है। ई कॉमर्स पर भी टैक्स खत्म कर दिया गया है, रजिस्टर्ड ई कंपनियों पर 0 टैक्स होगा, नॉन रजिस्टर्ड पर 2% टैक्स होगा और टेक्सटाइल की मद में दी जाने वाली मराद जारी की है। जो हम बात यह कि एक बार फिर हुकूमत एक नई स्कीम लेके आई है, हर बजट में कोई ना कोई स्कीम होती है बजट या बजट के बाद, तो इस बार एक नई स्कीम है जिसका नाम है मेरी गाड़ी स्कीम। आप पता नहीं क्या स्कीम है, इसकी डिटेल भी सामने नहीं आई, लेकिन हुकूमत ने इस नाम से एक स्कीम लॉन्च करने का ऐलान किया। इससे पहले खास अब खुद भी अंडे कट्टों बच्चों से लेकर और पनाहगाहों और इस तरह की कई स्कीमें अनाउंस कर चुके हैं। तो अब मेरी गाड़ी स्कीम अल्लाह खैर ही करे। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है, आगे बढ़ते हैं और वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान है शहबाज गिल गुफ्तगू कर रहे हैं काशिफ अब्बासी के साथ। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। वॉच शहबाज गिल। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, आप अगर एक स्टोरी को फॉलो कर रहे हो तो आपको एक बंदा चाहिए, आपको शहजाद अकबर चाहिए तो चाहिए, वरना आप वो शो अकेले कर लोगे और आप करते हो अकेले शो, मुझे इस बात का पता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि जहां पर सिर्फ एक पैनल के ऊपर डिस्कशन होनी है, पॉलिटिकल डिस्कशन होनी है, इकोनॉमिक डिस्कशन होनी है, वहां पर तो आपका प्रेरोगेटिव खत्म हो गया ना, पार्टी का। हमारे साथ क्या किया जाता है, सुन लीजिएगा, हमारे साथ क्या किया जाता है कि जुबैर उमर, मिफ्ता इस्माइल जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं उनके सामने हमारे बिठाए जाते हैं, किसी वकील को बिठा दिया जाता है, किसी सोशल एक्सपर्ट को बिठा दिया जाता है और उसे स्लॉटर किया जाता है टू मेक अस लुक बैड। दिस इज नॉट फेयर जर्नलिज्म, दिस इज नॉट फेयर विद आवर पार्टी एंड आई एम कंटेस्ट टू हिम। पहले तो सिर्फ कप्तान रोता था, अब उनकी टीम भी रो रही है कि कितने फंसा देता है। हुकूमती कारकर्दगी का दिफा करने के लिए बंदे कहां से लाएं? अपोजिशन तो वेली है, फारग है
और उसके पास एक्सपर्ट है, लेकिन उनके सामने जो सरकारी तर्जमान बुलाए जाते हैं उनके पास चरम जुबानी तो है लेकिन ना इल्म है ना कोई जवाब है। तो हुकूमत ये कह रही है कि क्या बच्चे की जान लोगे। अब हुकूमत को यह भी शिकवा है कि मुकाबला बराबरी का नहीं है, अपोजिशन वाले एक्सपर्ट है और हमारे वाले अनाड़ी बुला लेते हैं, इसलिए हमारी मर्जी का पैनल बनेगा और हमारी मर्जी चलेगी। हालांकि ARY को लोग अमूमन नीम सरकारी इदारा समझते हैं, यानी उसकी वजह यह है कि ARY हुकूमत के सियासी मुखालफिन को इस तरह ट्रीट करता है जैसे वो उनके अपने सियासी मुखालफिन हो। तो ये उनकी अपनी पॉलिसी है, हुकूमत भी उन पर खासी मेहरबान रहती है और इस वक्त सबसे खाता पीता मीडिया भी उन्हीं का है। तो उनसे भी ये शिकवा कि पैनल बराबरी का नहीं होता, तो ये जाहिर करता है कि हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं रह गया। और रहता भी कैसे, कौन सा ऐसा काम हुकूमत कर रही है जिसका बेचारे तर्जमान दिफा करें और वो भी फैक्ट एंड फिगर के साथ। अब बातों से अवाम का पेट कब तक भरेंगे, इसलिए रोना धोना शुरू हो गया है कि चैनल वाले एक जैसा पैनल नहीं बनाते। तो इसीलिए ये जवाब दिया गया कि हुकूमत को चाहिए कि अपना कोई चैनल खोले। अब PTV हुकूमत के ज़रिए कंट्रोल चलता है, सरकारी चैनल है, तो ARY जैसे नीम सरकारी 2-4 चैनल मौजूद है तो उन्हें खरीद ले। और बाद इतलात ये भी है कि एक आध चैनल किसी हुकूमती ओहदेदार ने खरीद भी लिया है। तो मुश्तरी होशियारबाज अगले इलेक्शन से पहले लगता यूँ है कि खान साहब का मीडिया भी अपना होगा, उनके प्रोग्राम एंकर भी अपने होंगे, उनके पैनल भी अपने होंगे और उनकी मर्जी भी अपनी चलेगी, बाकियों के इश्तिहार बंद। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। आगे बढ़ते हैं। और उस्मान डार भी किसी तारफ के मोहताज नहीं है, यूथ अफेयर्स के हेड है हुकूमत की जानिब से, और यूथ कहाँ गई, उसके अफेयर कहाँ गए, वो तो बात की बात है, लेकिन उनको भी फिक्र एक ही आदमी की है, उसका नाम है नवाज शरीफ। वॉच पकड़ा गया एक तो बीमार हो जाता है, फौरन कहते हैं जी हमें हॉस्पिटलाइज करें और वहाँ जाकर VIP रूम ले लेते हैं, ठंडी हवाएं ले लेते हैं, पंखे चला बीमार तो कोई भी हो सकता है। नहीं बीमार, मैं ये बता रहा हूँ ना कि ये कहते हैं कि हम जुल्म कर रहे हैं, कोई पंखे बंद नहीं हो रहे। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, कोई खाना बंद नहीं कराया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने। देखें जब वो नली निहारी पाए और इस तरह की चीजें पेशेंट को आप यार मेरी बात सुने, वो नली निहारी खाएं या जो मर्जी खाएं, वो तेरा कानून की मसला है यार। डॉक्टर का ये कहना इनको कबूल है जी कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें बाहर पाकिस्तान से जाना चाहिए, लेकिन अगर वही डॉक्टर कह रहा है कि जो खाना खा रहे हैं इनकी सेहत के लिए मुज़र है, नली पाए निहारी छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, वो चल रहा था। और हम भी डाल देना, इन्होंने कहना था इन्होंने मियां साहब को जानबूझ के नली मियां नवाज शरीफ साहब का डाइट चार्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बनाना था। नहीं डॉक्टर नहीं बनाया था, हमने नहीं कहा, डॉक्टर ने रोका यार। अगर वो खाना खाना चाह रहे हैं, आगे कैद में है और आप उनकी निहारियां बात कर रहे हैं, यही हकीकत है ना। और खाना क्या आता था घर से, यही आ रहे थे, गाजर के हलवे आ रहे थे, सारा कुछ आ रहा था, से आ रहे थे ना, उसमें क्या एतराज है? हम नहीं रोक रहे थे, डॉक्टर्स जो रखे थे, जो बोर्ड था वही कह रहे थे। नहीं, वो तारर साहब ने डॉक्टर्स का नहीं, उन्होंने कहा आप लोग रुकवाते थे। हम ये क्यों रुकवाना है? AC वगैरह उतारने की बात तो प्राइम मिनिस्टर ने की ना। अगर हम रुकवा रहे होते तो आज क्या राना सनाउल्लाह बाहर होता, खाने की भी बात हम रुकवा रहे होते ख्वाजा आसफ आज बाहर होता, हम रुकवा रहे होते शायद खान अब्बासी बाहर होता। ऐसे वो तो अदालतों से लेके निकले, पहले कहते रहे हम अंदर डालने वाले हैं, अगर हम अंदर डालने वाले तो AC और खाने की बात तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद की। उन्होंने कहा था कि अगर मेरे बस में हो तो मैं ये करूं, तो कौन से बंद किए अब भाई। और बहुत बड़े इश्यूज हैं इस मुल्क में, आप लोगों को लेके नहीं हम बैठे हुए कि आप यही तो मसला है। ये इमरान खान साहब को बता दें कि और भी इश्यूज हैं, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। हर वक्त जिस जमात का वोट बैंक ही नवाज शरीफ से नफरत के नजरिए पर खड़ा हो, यानी एंटी नवाज शरीफ हो, वो नवाज शरीफ का जिक्र नहीं करेंगे तो फिर उनकी सियासत कैसे चलेगी। अगले वक्तों में सियासी जमातों के मंशूर में मुल्क की तरक्की, अवामी मसाइल का हल, बड़े बड़े प्रोजेक्ट और तवील मुद्दती लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हुआ करते थे, लेकिन लगता यूँ है कि खान साहब और उनकी जमात का मंशूर ही सिर्फ नवाज शरीफ रह गया। यानी जब कोई और काम ही नहीं करना तो फिर असल काम यही रह गया कि नवाज शरीफ करते रहो, नवाज शरीफ के नाम की माला जपते रहो, जिसकी वजह से नवाज शरीफ पहले से भी ज़्यादा पॉपुलर हो गए। अब अपोजिशन में होते हुए वो इलेक्शन जीत रहे हैं और ये हिस्ट्री बदल गई है, वरना अपोजिशन जमातें हुकूमत के होते हुए इलेक्शन नहीं जीती थी, तो उनकी जमात पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है, लोग उनके साथ पहले से ज़्यादा मजबूत होकर खड़े हैं। यानी इस बार ये हुआ कि जो जमात अपोजिशन में है उसके लोग भी टूट कर दाएं बाएं नहीं जा रहे।
तो हुकूमत अगर नवाज शरीफ के पीछे बुरी तरह ना पड़ जाती, और अगर पढ़ना ही था तो पहले अवाम के सामने अगर कोई मिसाली कारकर्दगी पेश करती, तो मेरा गुमान है कि लोग खुद बहुत नवाज शरीफ को भूल जाते। लेकिन इसके बिल्कुल उलट हुआ है। हुकूमत की इस तरह की कारकर्दगी जो नाकस कारकर्दगी है, उसके बाद लोगों के इस यकीन में इजाफा हुआ है कि उनसे पिछली हुकूमतें कारकर्दगी में इनसे कहीं ज्यादा बेहतर थी। यहाँ पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ। मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है, आगे बढ़ते हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं तजिया निगार है इरशाद भट्टी, परवेज चौधरी परवेज लाई और आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात हुई, और आसिफ अली ज़रदारी इंदौर लाहौर के दौरे पर है। इसी हवाले से अपना तबसरा और तजिया दे रहे हैं इरशाद भट्टी। बड़े अहम इत्तेहादी हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, इरशाद भट्टी साहब। जी बिल्कुल, ज़रदारी साहब कुछ रिलीफ की बेनज़ीर भुट्टो की वो जब बम धमाके में वो जहाँ बात हुई, तो वो उनके दूसरे दिन लाड़काना में इन्होंने काफ लीग को कातिल लीग कहा था ज़रदारी साहब ने। लेकिन फिर इत्तेहादी ऐसे हुए कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए, हुकूमत ज्वाइन कर ली काफ लीग ने, और उसके बाद से बहुत अच्छे तल्लुकात रहे। अब ये एक अलायंस मुझे लगता है बन रहा है पंजाब की हद तक, क्योंकि पंजाब सारों को पता है कि पंजाब में इस वक्त मुस्लिम लीग नून आगे है। पंजाब में बुज़दार फैक्टर, बाकी सारे फैक्टर और परसेप्शन की जंग जो है वो तहरीक इंसाफ वो हारती नजर आती है। नंबर 1। नंबर अब मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक और क्या कैसे और किस तरह का इत्तेहाद बनता है, एक इत्तेहाद हो सकता है बने जिसमें। सर ये जो मुलाकात है ये सिर्फ सियासी नौयत की थी या कुछ केसेस वगैरह में भी रिलीफ से मुतल्लिक कोई बातचीत हुई? देखिए ये आपको आगे चल के ये सारा एक मुझे तो पैकेज लगता है। अब वल्ला आलम सवाब के इसमें क्या क्या होता है, लेकिन ये है कि ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये हाल अवाल नहीं था, ये फ्यूचर का साफ बंदियां हो रही हैं, और उस फ्यूचर की साफ बंदियों में अब क्या आगे निकलता है ये आपको चंद दिनों में वैसे ही पता चल जाए। क्या ज़रदारी साहब भी उसी फार्मूले पर अमल कर रहे हैं जिस फार्मूले पर खान साहब हुकूमत में आए थे, यानी इलेक्टेबल। तो ज़रदारी साहब भी पंजाब में इलेक्टेबल की तलाश में आए हुए। बदकिस्मती से हमारे सियासतदानों का इस बात पर ईमान पुख्ता हो गया है कि हुकूमतें अवाम के वोटों से नहीं बंदोबस्त के तहत बनती हैं, और आपके पास वो लोग होने चाहिए जो अपने जोर बाजू पर अपने इलाके में इलेक्शन जीत सकते हो, यही इलेक्टेबल कराते हैं। इसलिए कोई भी जमात ये कोशिश नहीं करती कि अपनी जमात को, अपनी पार्टी को ग्रॉस रूट लेवल तक मजबूत करे और किसी इस सिस्टम में से नई लीडरशिप निकाले, उनको पार्टी का टिकट दे और इलेक्शन लड़वाए। जो जमहूरियत का बुनियादी नुक्ता है कि ग्रॉस रूट से लोग उठते हैं और फिर ऊपर तक जाते हैं। तो अगर ये सारे काम, अब आसान सा फार्मूला है कि इलेक्टेबल ढूंढे, उन्हें साथ मिलाएं, उनको पार्टी का एक टिकट दे दे और कहे जी हमारा उम्मीदवार है, और फिर उसको इलेक्शन लड़वा लें। अगर ये भी ना हो सके तो छोटी छोटी जमातों को जो अपने इलाकों में इलेक्शन जीत सकती हो उनको साथ मिलाएं, अलायंस मिला लें, तो कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। अब ये काम सिर्फ पीपल पार्टी नहीं कर रही, ये मुस्लिम लीग नून भी करती है, तहरीक इंसाफ भी करती है और सारी जमातें करती है। अब तक तो मुस्लिम लीग नून करती रही है, आगे करती है या नहीं करती ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो इस वक्त नवाज शरीफ जिस बात पे स्टैंड ले रहे हैं वो यही है कि वो किसी को इलेक्टेबल को या लोटो को अपनी जमात में नहीं लेंगे। और यही वजह है कि वो पंजाब में हुकूमत की तब्दीली पर राजी नहीं है, क्योंकि लोग उनके साथ आने के लिए टिकटों की डिमांड कर रहे हैं, और नवाज शरीफ कहते हैं जो लोग साथ हैं उनको टिकट देंगे या आपको टिकट देंगे। तो बहरहाल ये साहब काम सारे करते हैं, और यही वजह है कि जब मुश्किल वक्त आता है तो फिर लोग साथ छोड़ जाते हैं। तो इसमें कसूर सियासी जमातों का भी नहीं है कि इतनी मेहनत का क्या फायदा जब वोट बैंक और मैंडेट से ज्यादा बंदोबस्त के तहत हुकूमतें बनाई जाती हो। यानी वो एक मिसाल है ना कि दूध अगर बाजार में आसानी से मिल रहा हो तो फिर भैंस पालने की क्या जरूरत है। अब तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।